स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं साख नियंत्रण। हमने स्टार्ट करा था साख नियंत्रण की विधियों में सबसे पहला मात्रात्मक साख नियंत्रण, जिसमें हम बैंक दर का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग लेंगे दूसरा बिंदु, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। खुले बाजार की क्रियाएं साख नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। आधुनिक समय में साख नियंत्रण की नीति के रूप में खुले बाजार की क्रियाओं का काफ़ी प्रयोग किया जाने लगा है। इस शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। विस्तृत अर्थों में इसका अर्थ होता है किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना। इसका संकुचित अर्थ है केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा बाजार में केवल सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। प्रोफेसर डी काक कहते हैं कि खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में किसी प्रकार की प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित होती हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर आर ए यंग कहते हैं, खुले बाजार की प्रक्रिया से अभिप्राय यह है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने से होता है। अब हम देखते हैं खुले बाजार की क्रियाएं किस प्रकार से कार्य करती है। खुले बाजार क्रियाएं नीति वह नीति होती है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदकर या बेचकर साख को विस्तार या संकुचन करता है। पहला हम लोग लेते हैं साख का संकुचन। जब किसी देश में केंद्रीय बैंक को साख का संकुचन करना होता है तो वह खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना आरंभ कर देता है। जनता का दूसरे बैंकों की अपेक्षा केंद्रीय बैंक पर बहुत अधिक विश्वास होता है, अतः वह बैंकों से रुपया निकलवाकर या बचत करके केंद्रीय बैंक द्वारा बेची जाने वाली प्रतिभूतियां खरीदने लगते हैं। इस प्रकार केंद्रीय बैंक के पास मुद्रा वापस आने लगती है और दूसरे बैंकों के नकद कोष कम हो जाते हैं। उन्हें साख के निर्माण में कमी करनी पड़ती है। साख मुद्रा की मात्रा में कमी होने के कारण अर्थव्यवस्था में निवेश की कमी हो जाती है। इसके फलस्वरूप रोजगार तथा आय में कमी होने के कारण मूल्य स्तर कम हो जाता है। इसी प्रकार जब साख का विस्तार करना हो तो खुले बाजार की क्रियाएं किस प्रकार कार्य करती है यह देखते हैं। जब केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है तो वह बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना आरंभ कर देता है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। लोग बैंकों में अधिक रुपया जमा कराने लगते हैं, जिससे इनकी साख की क्षमता बढ़ जाती है। वे अधिक साख का निर्माण करने लगते हैं। इसके फलस्वरूप साख का विस्तार होता है। खुले बाजार की क्रियाओं को हम कुछ उद्देश्यों के आधार पर कार्यान्वित करते हैं, जैसे स्वर्ण मान के अंतर्गत सोने के आयात तथा निर्यात के प्रभाव को दूर करने के लिए, पूंजी के विदेशों को निर्यात पर रोक लगाने के लिए, बैंकों की साख विस्तार शक्ति को नियमित करने के लिए, मुद्रा बाजार में मुद्रा की कमी को दूर करने के लिए, बैंक दर के अप्रभावी होने की दशा में साख पर उचित नियंत्रण रखने के लिए कुछ उद्देश्य है ये, जिन्हें प्राप्त करने के लिए खुले बाजार की क्रियाओं को हम लोग यूज में लेते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स बैंक दर को भी पढ़ चुके हैं और खुले बाजार की क्रियाओं का भी अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारे सामने यह सवाल उठता है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन सी है, यानी बैंक दर या खुले बाजार की क्रियाएं। तो हम कुछ बिंदु हैं जो डिस्कस करते हैं। खुले बाजार की नीति का बैंक दर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर हम कहें कि खुले बाजार की नीति के क्या लाभ हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला हम लोग लेते हैं फ्री यूज़, स्वतंत्र प्रयोग, यानी खुले बाजार की क्रियाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये बिना किसी दूसरे तरीकों की सहायता से साख नियंत्रण काफ़ी सफलतापूर्वक कर सकती हैं, परंतु बैंक दर उतनी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट,
बैंक दर में परिवर्तन का ब्याज की दीर्घकालीन दरों पर परोक्ष प्रभाव पड़ता है, परंतु खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जा सकता है। फिर है तत्काल प्रभाव, इमीडिएट इफेक्ट। बैंक दर का तत्काल प्रभाव केवल ब्याज की अल्पकालीन दरों पर पड़ता है। दीर्घकाल में उनका प्रभाव बहुत ही देरी से प्रकट होता है, परंतु खुले बाजार की क्रियाओं का ब्याज की अल्पकालीन और दीर्घकालीन दरों पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। फिर है रिजल्ट। दोनों के परिणाम प्राय बहुत अलग अलग होते हैं। बैंक दर बढ़ाने से ब्याज की बाजार दर में प्राय वृद्धि हो जाती है, जिससे मुद्रा प्रसार रुक जाता है, किंतु खुले बाजार की क्रिया में ब्याज की दर में कोई परिवर्तन किए बगैर ही केंद्रीय बैंक के नकद कोष में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार परिवर्तन यानी चेंज, बैंक दर में बार बार परिवर्तन करना संभव नहीं होता, परंतु खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग दिन, सप्ताह और महीने में कितनी ही बार हो सकता है। इसी प्रकार से बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव सभी बैंकों पर अनिवार्य रूप से पड़ता है, जबकि खुले बाजार की क्रियाओं का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों पर कोई अनुचित दबाव नहीं डालता है। अतिरिक्त आय की प्राप्ति के लाभ से ही बैंक प्रतिभूतियों के लेन देन में रुचि रखते हैं। तो इस प्रकार हम कहें कि खुले बाजार की नीति के संबंध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। कीन्स ये कहते हैं कि साख नियंत्रण के लिए खुले बाजार की नीति ही काफ़ी है और उसके द्वारा साख का नियंत्रण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है, किंतु हार्ट्रे कहते हैं, हार्ट्रे के अनुसार यह नीति स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती। यह तभी सफल हो सकती है जब उसके साथ बैंक दर की नीति का प्रयोग किया जाए। वास्तव में ये दोनों नीतियां एक दूसरे की पूरक हैं, प्रतियोगी नहीं। क्लार्क कहते हैं कि साख नियंत्रण के दृष्टिकोण से खुले बाजार की क्रियाएं बैंक दर नीति की पूरक हैं, यानी हम यह कहें कि ये दोनों नीतियां एक दूसरे की पूरक हैं, हम इन्हें प्रतियोगी नहीं कह सकते।